हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट एजुकेशन विद दिनेश वर्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग धान की फसल के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसका उत्पादन कैसे करें। इसके एक पार्ट को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और आज हम इस पार्ट के बारे में फिर अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला हमारा धान के लिए जैव उर्वरक। तो धान के फसलों के लिए किस प्रकार का जैव उर्वरक यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे और कौन कौन से जैव उर्वरक का इसमें उपयोग किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा धान की फसलों के लिए जैव उर्वरक, धान की फसलों के लिए जैव उर्वरक। तो इसमें सबसे पहले एजोला इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एजोला हमारा इसे कैसे तैयार करेंगे और कैसे धान की फसलों में उपयोग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्वप्रथम एजोला पानी भरी जगह में नर्सरी में तैयार करते हैं। पानी भरी जगह नर्सरी में तैयार करते हैं। इसकी अच्छी उपज के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसे FOM कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस 0.25% और इसमें पोटास जो पाया जाएगा 0.5% पाया जाता है FOM में। और फिर सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ सुपर फास्फेट तथा फ्यूराडान मिलाते हैं इसमें, जिससे हमारा अच्छी प्रकार से एजोला तैयार हो सके। फिर उसमें हम देखते हैं इसका उपयोग कैसे करेंगे। इसके उपयोग से एजोला से धान की फसल में क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादन हमारा कैसे इंक्रीज होता है। तो इसमें देखते हैं कि अगर हम एजोला का उपयोग करते हैं धान की फसलों में, तो इसमें 5 से 10 टन एजोला प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। 5 से 10 टन एजोला प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। इससे धान की उपज में 13 से 33% तक की वृद्धि की जा सकती है। 13 से 33% तक की वृद्धि की जा सकती है। 13 से 33% तक की वृद्धि की जा सकती है एजोला का उपयोग करके धान की फसलों में। एजोला धान की फसलों के लिए एक अच्छा वरदान सिद्ध होता है। फिर हम देखते हैं इसमें हमारा है नीले हरी शैवाल, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। दूसरा हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नीले हरे शैवाल कहते हैं, BGA। फिर नेक्स्ट इसमें हमारा एजेक्टोबैक्टर। फिर इसमें देखते हैं कैसे इसका उपयोग करना है। एजोला तथा नील हरी शैवाल धान की फसल के लिए वरदान सिद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? वरदान सिद्ध होते हैं, जिससे हमारा उत्पादन 13 से 33% तक बढ़ जाता है। फिर इसमें देखते हैं हम इसे उपयोग कैसे करेंगे, इसकी उपयोग विधि क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि उपयोग विधि, खेत में रुपाई की 1 सप्ताह बाद, जब खेत में रुपाई जिसके 1 सप्ताह बाद 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग करना चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें प्रजातियां कौन कौन सी हैं, धान की प्रजातियां, प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं इसमें प्रजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में धान की खेती तीनों मौसमों में की जाती है। किन मौसमों में? तीनों मौसमों में की जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में धान की खेती तीनों मौसमों में की जाती है। तो इसमें देखते हैं हमारा पहले कौन आता है। तो सबसे पहले हमारा फसल ऋतु, स्थानीय मान, नेक्स्ट हमारा बुआई का समय और कटाई का समय। तो सबसे पहले शरद ऋतु में बुआई करते हैं। इसमें करते हैं शरद ऋतु में बुआई करते हैं। तो इसमें होता है औस होता है। तो इसकी बुआई कहाँ करते हैं? स्थानीय मान का कहाँ? पश्चिम बंगाल और बिहार में। इसकी बुआई कब करेंगे? मई जून में, और कटाई करेंगे सितंबर अक्टूबर में कटाई करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें हमारा आता है शीत या ग्रीष्म। इसमें आता है अमन। इसमें 3 होता है, एक होता है ओस, दूसरा अमन और तीसरा बोरो। इसमें अमन की जो हम बुआई करेंगे ये इसमें जून और जुलाई में करेंगे और इसकी कटाई नवंबर और दिसंबर में करेंगे। फिर बसंतकालीन जो बुआई की जाती है धान की, क्योंकि तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। फिर इसमें देखते हैं हम, तो इसमें हम बोरो की बुआई करेंगे। डलुआ और उड़ीसा में इसकी बुआई की जाती है। इसकी बुआई हम करेंगे नवंबर और दिसंबर में, कटाई करेंगे मार्च और अप्रैल में। फिर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, फिर इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि धान की अगेती वैरायटी कौन है, पछेती कौन सी प्रजातियां हैं। इसमें हम देखते हैं अगेती जो हमारी वैरायटी है वो नगीना 32, गोविंद, साकेत 4, बाला, कावेरी, रत्ना, पूसा 33। ये सब हमारी धान की अगेती प्रजातियां हैं।
फिर हम देखते हैं कि जो हमारी पछेती लेट वैरायटी है वो हमारी है टाइप 9, टाइप 26, टाइप 100, BL धान 206, फिर हमारा क्रॉस 116। ये सब हमारी पछेती वैरायटियाँ हैं धान की, उन्नतशील किस्में हैं। फिर इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं सिंचाई इसमें कब करनी चाहिए, कितनी सिंचाई करनी चाहिए, कैसे करना है। तो इसमें हमारी सिंचाई जो हो जाएगी, धान में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी। तो इसमें सबसे पहली सिंचाई पौध रोपने के 10 दिन बाद सिंचाई करनी चाहिए। जो पहली सिंचाई होती है पौध रोपनाई करने के 10 दिन बाद। दूसरी सिंचाई इसमें फूल आने से पहले तथा फूल आने की अवस्था पर लगभग 25 से 30 दिन पर करना चाहिए। जब फूल आने लगे और फूल आने की जो अवस्था होती है जिसे फ्लावरिंग स्टेज कहते हैं, उसमें 25 से 30 दिन पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट इसमें है दाना बनने की अवस्था में 5 से 8 दिन पर करना चाहिए। जब पौध में दाने बनने लगे, जो बालियाँ उसकी होती हैं धान की, उसमें जब दाने बनने लगे तो उसमें 5 से 8 दिन पर सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करते हैं, क्योंकि धान की फसलों में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उगाते हैं, तो उनका नियंत्रण कैसे करेंगे। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए देखते हैं इसमें क्या करना होगा। तो इसमें देखते हैं खरपतवारों का नियंत्रण निराई करके तथा दवाइयों अर्थात खरपतवार नाशियों का या बीडीसाइड का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। फिर इसमें देखते हैं हमारी कौन कौन सी बीडीसाइड हैं, उसके उपयोग से कैसे नष्ट कर सकते हैं खरपतवारों को। तो इसमें हमारा आता है सबसे पहले प्रोपेनिल। क्या आता है? प्रोपेनिल। फिर इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं कि प्रोपेनिल का उपयोग सर्वोत्तम किया जाता है, बार बार किया जाता है खरपतवार नियंत्रण के लिए, जो पोस्ट इमरजेंस है। पोस्ट इमरजेंस का मतलब होता है कि फसल बुआई के पश्चात करेंगे, जब उसमें गुण होने लगे। तो प्रोपेनिल का उपयोग, धान में प्रोपेनिल ही ऐसा खरपतवार नाशी है जो रोपाई के बाद या अंकुरण से बाद काम में लिया जाता है। यह धान की फसल में सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाला खरपतवार नाशी है। यह धान की फसल में सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाला खरपतवार नाशी है। इसे धान की रोपाई के 1 सप्ताह बाद या 3-4 जब पत्तियां हो जाएं पौधे में, तब इसका प्रयोग करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब 3-4 पत्तियां निकल आएँ पौधे में, तब करना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं हमारा है बेंथियोकार्प। बेंथियोकार्प क्या है? बेंथियोकार्प, जिसे सैटर्न के नाम से जानते हैं, और प्रोपेनिल को स्टैम्प के नाम से जानते हैं, स्टेम F34 के नाम से। फिर देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे करेंगे हम बेंथियोकार्प का, जो प्री इमरजेंस है। तो इसके उपयोग में हम देखते हैं कि 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका हम उपयोग करेंगे। 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसका उपयोग करेंगे। ये हमारा प्री इमरजेंस है। और फिर इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारा है बूटाक्लोर, जो बहुत ही फेमस है। बूटाक्लोर जिसे मचेटी के नाम से, ये हमारा बूटाक्लोर फार्मूला है और ये हमारा ट्रेड नेम है मचेटी। इसका 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग किया जाता है। 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारा इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ये हमारा प्री इमरजेंस है, अंकुरण से पूर्व किया जाता है इसका उपयोग, फिर का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं कि धान की फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं और उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, प्रबंध कैसे किया जाए, देखते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कीट नियंत्रण में उनका प्रबंध। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं धान का पीला तथा तना छेदक। धान का पीला तथा तना छेदक, जिन पौधों में इस कीट का प्रकोप होता है उन पौधों में बालियां बिना दानों के ही रह जाती हैं, उसमें दाने ही नहीं बनते हैं, जिसे सफ़ेद बाली वाइट ईयर कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे जिससे हम इस कीट से बचा जा सके, और इसका प्रकोप किसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका प्रकोप ज़्यादातर बासमती धान में होता है। किसमें? बासमती धान में इसका प्रकोप जो सबसे ज़्यादा होता है। फिर हम देखते हैं कि इसके नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे। तो इसके नियंत्रण के लिए हम कार्टोप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करेंगे। कार्टोप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करेंगे, जी मार्केट में हमारे पादान के नाम से मिलता है। इसका हमारा 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उपयोग करेंगे हम। 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसको लाकर 1000 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर स्प्रे करेंगे फसलों पर। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं गांधी बग देखते हैं इसे कैसे नियंत्रण करेंगे हम। तो गांधी बग, इसका प्रकोप उस समय सर्वाधिक होता है जब धान के दानों में दूध बन रहा होता है।
धान का जो दाना उसमें जब दूध बन रहा होता है बालियों में, उस समय इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। या दानों का रस चूस लेते हैं जो इसमें कीट लगते हैं, गांधी बग जो होता है, जो उसमें दानों में दूध बन रहा होता है, तो ये उसे पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, जिससे बालियाँ सूख जाती हैं और बिना दानों के ही रह जाती हैं, उसमें दाने ही नहीं बन पाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, माइलाथियान 50 EC का उपयोग करके हम अपनी धान की फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो हमारा 50 EC हम लोगों ने पिछले वीडियो में EC क्या है, SC क्या है, WG क्या है, WP क्या है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं, वीडियो में लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। फिर देखते हैं कि धान की फसलों में रोग कौन कौन से लगते हैं। धान की फसलों में रोग कौन, ये तो कीट थे, इनका नियंत्रण किया गया। धान की फसलों में कुछ रोग लगते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे हमारा ब्राउन लीफ स्पॉट, भूरा धब्बा जो रोग इसमें होता है, ब्राउन लीफ स्पॉट कहते हैं। यह रोग धान में फंगस के कारण होता है। किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है। और देखते हैं उस फंगस का क्या नाम है। तो उस फंगस का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। क्या नाम है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो धान में ब्राउन लीफ स्पॉट होता है, यह किस फंगस के कारण होता है, या किसके कारण होता है, पहले पूछेगा तो उसमें बताना होगा कि फंगस के कारण, और उस फंगस का नाम क्या है। और डीपली पूछेगा तो बताना पड़ेगा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। इसी के कारण सन 1943 में बंगाल में एक अकाल आया था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों कि 1943 में बंगाल में इसी के कारण एक अकाल पड़ा था, जो 1943 में बंगाल में हुआ था, ब्राउन लीफ स्पॉट के कारण। फिर देखते हैं इसमें नेक्स्ट हम ब्लास्ट ऑफ पैडी, ब्लास्ट ऑफ पैडी, धान का झोंका रोग। धान का झोंका रोग, जिसे ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि धान हौंक गया है, उसके बारे में देखते हैं। ब्लास्ट ऑफ पैडी, यह रोग धान में फंगस के कारण होता है। किसके कारण होता है, फंगस के कारण, जिसे पायरिकुलेरिया ओराइजी कहते हैं। पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है। फिर देखते हैं इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट रोग इसमें है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जीवाणु झुलसा रोग, जिसे कहते हैं जीवाणु झुलसा रोग। यह रोग धान में जीवाणु द्वारा होता है। उस जीवाणु का नाम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं जेंथोमोनास ओराइजी। क्या कहते हैं, जेंथोमोनास ओराइजी। ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट जो होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है, तो हो जाएगा जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। और यह ज़्यादातर नर्सरी का रोग है, जब हम धान की नर्सरी तैयार करते हैं उसमें ज़्यादातर लगता है। देखते हैं कि इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे। तो इसके कंट्रोल के लिए हम @0.01% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंड 0.3% कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। 0.01% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 0.3% कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का उपयोग करेंगे। इसका मिश्रण करके हम स्प्रे करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है टुंगरू ऑफ पैडी। टुंगरू ऑफ पैडी, धान का टुंगरू डिजीज। यह क्या होता है, यह धान का वायरस जनित रोग है। धान में यह वायरस जनित रोग है, जिसे ग्रीन प्लांट हॉपर नामक होमोप्टेरान के कारण होता है। कीट से फैलता है ये टुंगरू ऑफ पैडी का जो रोग होता है, टुंगरू ऑफ डिजीज। इसके नियंत्रण के लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। तो इसके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, जिससे हम टुंगरू ऑफ डिजीज से धान की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम देखते हैं कि हमारी उपज कितनी प्राप्त होगी। इतना सब करने के बाद में जो हमारा उपज इसमें होगा, उपज लगभग 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर भूसा प्राप्त होगा। दोस्तों इसमें हम लोगों ने सबसे पहले धान का बोटेनिकल नेम क्या है, उसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो सब उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। धान कहाँ है, फिर इसमें धान के उत्पादन के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, इसमें सीड कितनी लगती है, सीड ट्रीटमेंट कैसे करें, इसके लिए सॉइल कैसा होना चाहिए, मृदा कैसा होना चाहिए। फिर इसमें हमने लोगों ने अध्ययन किया कि
फर्टिलाइज़र और मैन्योर कैसे, इसमें खाद उर्वरक कितना उपयोग करना चाहिए, जैव उर्वरक कौन कौन से उपयोग करें, इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं उनका कैसे नियंत्रण किया जाए, कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं उनका नियंत्रण कैसे किया जाए, और फाइनली इसमें हम लोगों ने उपज के बारे में अध्ययन किया। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। एक दोस्त ने इसमें रिक्वेस्ट किया था कि सर धान की फसल के बारे में बताइए, आयुष है।